नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारतीय टीम चौथा बेहद ही इंपॉर्टेंट T20 मैच खेलेगा वेस्ट इंडीज के साथ। भारतीय टीम दो T20 जो अहम मुकाबले थे वो हार चुकी है और इस समय ट्रांजिशन के फेज से चलते हुए भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है उसको लेकर तमाम सवाल और आलोचनाएं हो रही हैं। कई पूर्व खिलाड़ी जिसमें वेंकटेश प्रसाद समेत जो और भी खिलाड़ी हैं वो आलोचना भी कर रहे हैं। कपिल देव भी बोल चुके हैं कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं उनमें बहुत ज्यादा घमंड है, इस तरह की बातें। लेकिन ट्रांजिशन का जब दौर चल रहा होता है तो उससे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उस समय हार जीत की नहीं, बात ये होती है कि प्लेयर्स का टेम्परामेंट क्या है और प्लेयर किस तरह से खेलने के लिए क्या जो है उनका एक सामूहिक प्रयास है वो किस तरह का है, क्योंकि वो टीम में खेलना जरूरी है। 2024 के लिए जो टीम तैयार हो रही है उसके लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बतौर बनाया गया है और उसी के लिए ये तैयारी चल रही है। सभी प्लेयर्स की अधिकतर प्लेयर्स की एज जो है वो 20 से 25 साल के अंदर है, चाहे तिलक वर्मा हो, शुभमन गिल हो, चाहे ईशान किशन हो और प्लेयर्स जो भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो चौथा इंपॉर्टेंट जो T20 मैच है उसके लिए मुझे लगता है ऐसा कि शायद इसमें जो है यशस्वी जायसवाल को फिर से रखा जाएगा। यशस्वी जायसवाल खेलेंगे क्योंकि पहला ही मैच था उनका, तो उस हिसाब से उनको मौके उस तरह से नहीं मिले हैं जैसा संजू सैमसन को मिला है। संजू सैमसन पे गाज गिर सकती है, हालांकि संजू सैमसन तीसरे T20 में नहीं खेल पाए, खेले थे लेकिन उनको बैटिंग का उतना मौका मिला नहीं था, तो हो सकता है शायद वो फिर से रहें। मुझे लगता है तीसरे T20 की जो टीम थी वो पूरी तरह से रहेगी। बॉलिंग में कुछ बदलाव हो सकते हैं, शायद अर्शदीप की जगह कोई आए क्योंकि अर्शदीप बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हो पा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद उमरान मलिक को मौका मिल जाए। अगर उमरान मलिक को मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि उनको सबसे बड़ी उनकी जो कमी रही है वो ये कि एक्यूरेसी की जो प्रॉब्लम है उनके साथ और जो भटक जाना समय, जब एक टाइम के बाद जब एक ओवर की 3 बॉल हो जाती है उसके बाद वो भटक जाते हैं अपने लेंथ से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ है। तो अगर उमरान मलिक की वापसी होती है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बात रहेगी, लेकिन उनसे 4 ओवर करवाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि 4 ओवर करवाने का मतलब है कि वो फिर अंतिम के 2 जो बचे ओवर होते हैं जब दूसरे स्पेल में वो आते हैं तो वहां से उनके साथ जो बैटर जो भी सामने होता है वो उनकी लेंथ को समझ जाता है और वो कोशिश ये करता है कि बॉल को ज्यादातर कट किया जाए, ज्यादा हिट शॉट नहीं यूज किया जाए, तो उसका नुकसान उमरान मलिक को होता है। मुझे लगता है स्टंप टू स्टंप अगर वो बॉलिंग करेंगे तो उनका एक बड़ा फायदा जो है वो भारतीय टीम को मिलेगा, लेकिन अगर इस स्टंप से हटकर वो ऑफ साइड फेंकेंगे या लेग साइड भी अगर वो देते हैं तो लेग साइड में चांस बनते हैं 6 के और 4 रन के, क्योंकि वो बॉल की स्पीड इस तरह से है कि वो बॉल जो बैटर्स होते हैं उन्हें जज करने में बहुत आसान होती है जब अगर ज्यादा लेग साइड में जाती है बॉल या ज्यादा ऑफ साइड में जाती है। अगर स्टंप टू स्टंप बॉल होती है तो बैटर्स को जज करना मुश्किल होता है और अगर बॉल छूट जाती है तो वो सीधा स्टंप पे जाके लगती है, ऐसी संभावना उमरान मलिक के साथ होती है। जबकि अर्शदीप के साथ ऐसा हो रहा है कि अर्शदीप जो लेंथ है वो उनकी अच्छी है लेकिन जो पेस है वो पेस कम हुआ है पहले से। उसका एक नुकसान ये हुआ है कि जो भी बैटर्स आ रहा है वो आसानी से खेल ले रहा है और जिसमें आप देखेंगे जब T20 में उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत खास और बहुत इंप्रेसिव नहीं नजर आया है। दूसरा जो तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जो जोड़ी है उसमें कुलदीप यादव तो इंप्रेसिव बॉलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन 2 T20 में यजुवेंद्र चहल की बॉलिंग ने सबको इंप्रेस किया, लेकिन तीसरे T20 में उनको विकेट नहीं मिलना उसका एक बड़ा कारण रहा कुलदीप यादव के आने से यजुवेंद्र चहल को विकेट नहीं मिले, लेकिन जो दबाव है वो कुलदीप यादव को उसका फायदा मिला है यजुवेंद्र चहल के कारण। यजुवेंद्र चहल दबाव बनाते हैं जिसका विकेट जो है वो कुलदीप यादव को मिला है। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन यही रखा जाएगा, यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। हाँ, एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है, मुकेश कुमार भी रहेंगे। उसके बाद अर्शदीप पे सवाल जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो खड़ा हुआ है, देखते हैं कौन होता है, उमरान मलिक खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। एक इसके अलावा बीच का जो क्रम है मुझे लगता है वहां पे कुछ शायद बदलाव हो। अगर बदलाव होता है तो ईशान किशन की वापसी होगी संजू सैमसन की जगह, लेकिन मुझे संभावनाएं कम नजर आ रही है क्योंकि ईशान किशन को भरपूर मौका मिला है। उन्होंने टेस्ट में पदार्पण किया है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे खेले हैं, वो वनडे में बेहतरीन 90 रन की जो है वो ओपनिंग पेयर की जो साझेदारी की है उन्होंने शुभमन गिल के साथ, और उसके बाद अब T20 भी वो लगभग 2 खेल चुके हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि जो बचे हुए 3 है उसमें और प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं कुछ बदलाव क्या होते हैं, लेकिन बदलाव अगर होंगे भी तो सिर्फ एक बदलाव होंगे जो मुझे दिख रहा है, वो बीच के क्रम में कुछ बदलाव होंगे। सूर्य कुमार यादव फॉर्म में है और एक अच्छी बात है कि जो लेकर लगातार उनको आलोचनाएं हो रही थी अब उनकी वापसी है। मुझे लगता है वो टच में है और वो लंबी पारियां खेलेंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी यही सेम उनके साथ हुआ था, वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जब वो फॉर्म में आए तो मुंबई इंडियंस का पूरा नक्शा ही बदल गया और वो आईपीएल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वो उन्हीं के फॉर्म के बदौलत ही हुआ था ऐसा। और तिलक वर्मा है साथ में, तो मुंबई इंडियंस के 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इस समय खेल रहे हैं। अगर ईशान किशन आते हैं तो 3 हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, जिसके कारण जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखता है दोनों प्लेयर्स में, खासकर तिलक वर्मा की बात करें और सूर्य कुमार यादव की। वो पोस्ट मैच जो सेरेमनी होती है उसमें ये बात तो तिलक वर्मा भी बोल चुके हैं और बात करें तो सूर्य कुमार यादव भी बोल चुके हैं। तो देखते हैं
देखते हैं कुल मिला के कैसा होता है, लेकिन जो चौथा T20 है उसमें मुझे लगता है वेस्ट इंडीज की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की तरफ से शाई होप जो रहेंगे वो जरूर खेलेंगे। और इसके अलावा कप्तान अपनी तरफ से मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है जो मुझे देखने को मिला है। पावेल जो है वो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जोसेफ ने जो बॉलिंग की है खासकर मुझे बहुत इंप्रेसिव रहा है। जोसेफ उससे पहले नहीं कर पाए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या को आउट किया, वो बहुत ही इंप्रेसिव रहा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि किंग्स की बैटिंग है वो देखना होगा कि वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको शुरुआत देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए थे और वो शुरू में ही आउट हो गए थे। उसके बाद बात करें अगर मुझे निकोलस पूरन की, तो निकोलस पूरन इस समय प्रचंड फॉर्म में है और वेस्टइंडीज की तरफ से वो दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाए हैं वेस्टइंडीज के लिए T20 क्रिकेट में। अगर बात करें गेल को छोड़कर, गेल पहले नंबर पे है, क्रिस गेल, और दूसरे नंबर पर निकोलस पूरन है और तीसरे नंबर पर जो है वो पावेल है। तो ये एक सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम जो है वो निकोलस पूरन का तोड़ कैसे निकालती है, क्योंकि निकोलस पूरन ने पूरी सीरीज में परेशान किया है और वो मेजर क्रिकेट लीग खेलकर अमेरिका से आए हैं, तो वो एक टेम्परामेंट और उसके साथ में कंटिन्यूटी उनकी बनी हुई है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट होगा भारतीय टीम पिच को किस तरह से भापती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात भी बताते चलता हूँ। केएल राहुल की वापसी लगभग तय लग रही है, क्योंकि अब एक अभ्यास मैच होने वाला है, उसमें उनके जो है फिटनेस और पूरे 50 ओवर किस तरह से खेलते हैं ये बताएगा जो भारतीय टीम है। बीसीसीआई उसके बारे में डिटेल देगा। लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में संदेह बना हुआ है। श्रेयस अय्यर के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिटनेस को लेकर अभी बहुत ज्यादा संशय है। तो मुझे लग रहा है कि जब अगर श्रेयस अय्यर नहीं आएंगे तो तिलक वर्मा के चांस बढ़ते ही चले जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। खासकर अगर ऐसा होता है तो तिलक वर्मा के लिए ये लॉटरी लगने से कम नहीं है कि आईपीएल खेलने के बाद कोई भी प्लेयर सीधा वनडे वर्ल्ड कप खेले। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी तिलक वर्मा के लिए। तो देखते रहिए। कुल मिला जुला के अब बड़े अचीवमेंट है। श्रेयस अय्यर से मुझे संभावनाएं कम लग रही हैं और बुमराह की वापसी हो रही है जो आयरलैंड की जो सीरीज है उसके लिए, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे प्लेयर नजर आएंगे, खासकर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और ईशान किशन, ये जो है आयरलैंड के दौरे पर नजर आएंगे। तो कुल मिला जुला के भारतीय टीम के लिए अच्छा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो, क्योंकि एशिया कप भी है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप है। तो देखते रहिए चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मैच। और उम्मीद है कि आज भारत जरूर जीतेगा और 2-2 का जो लेवल होगा। और ये सीरीज अगर भारत यहाँ अगर कहीं किसी भी स्थिति में हारता है तो 7 साल बाद भारत ये हारेगा, क्योंकि 2016 में भी हार चुका है वेस्टइंडीज से 1-0 से। और ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि नहीं आएगी, लगातार जो जीतने का रिकॉर्ड है उसे बरकरार रखा जाएगा।